हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सीआरपीएफ, उसमें ट्रेड बुक और जो भी ट्रेड होती हैं सीआरपीएफ के अंदर उसके सभी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो अभी तक प्रैक्टिस सेट 10 हो चुके हैं, 11वां चल रहा है। बस मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि जो भी ये प्रैक्टिस सेट हैं सीआरपीएफ के, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं जो हम करा रहे हैं, आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 80+ इसमें से फंसेगा। इतना तो मैं 100% कह सकता हूँ कि 80 से कम नहीं होगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 80 बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 85-90% हो सकता है। तो ये सीआरपीएफ प्रैक्टिस सेट 10 हो चुके हैं। आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से लेकर दिया है और कुछ बेसिक क्लास भी चल रही है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की, जीएस में और मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है, तो उनको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सब वीडियो डली है, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। यदि एग्जाम क्रैक करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी पढ़ते रहें, बुक से पढ़ते रहें, ठीक है, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो इसमें पहला पोर्शन आज रहेगा जीएस और हिंदी का। जैसे कि लास्ट प्रैक्टिस सेटों में आपने देखा होगा, पहले रीजनिंग पढ़ी, मैथ पढ़ा, उसके बाद जीएस हिंदी रहता था। तो आज जीएस हिंदी पहले, उसके बाद मैथ और रीजनिंग। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है कि मोहनजोदड़ो किस जिले में? मोहनजोदड़ो क्वेश्चन पूछा, मोहनजोदड़ो किस जिले में? तो मोहनजोदड़ो पड़ता है लड़काना जिला। लड़काना जिला, लड़काना जिला यह कहाँ पर है? पाकिस्तान। क्योंकि पहले ये पाकिस्तान और भारत एक हुआ करते थे 1947 से पहले। तो सन 1921 और 22 में 1921 और 22 में दो शहर थे, कौन सा? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। उनकी खोज दयाराम साहनी और बनर्जी ने की थी उस समय। क्योंकि ये भारत के क्षेत्र थे, तो उस समय दयाराम साहनी 1921 में और बनर्जी इन्होंने 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो इनकी खोज की थी। क्योंकि इनकी कुछ विशेषताएं थी, इनमें कुछ साक्ष्य देखने को मिले, उनकी इन्होंने खोज की। जैसे तांबे के औजार मिले, वहाँ पर पीपल के वृक्षों की पूजा की जाती थी, ठीक है, गेहूं की खेती की जाती थी। कुछ इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर खोजा, देखा, वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले। तो मोहनजोदड़ो पड़ता है लड़काना जिला, पाकिस्तान, ठीक है। यहीं पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता, और भी यहीं पर पड़ते हैं, ठीक है। ये किस नदी के किनारे? और इसके किनारे पड़ती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ये पड़ता है, ठीक है। अब सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस जिले में? लड़काना। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और यही सिंधु नदी के किनारे पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में यही से क्वेश्चन बनता है कि इसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामों में देखा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। या मृतकों का टीला कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इतना नहीं कि इसका आंसर लड़काना जिला पढ़ लिया बस। अब इसके बारे में जितनी जानकारी यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी लेवल से तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम के लेवल बहुत टफ होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो गहराई से, डीप से पढ़ते रहे, क्वेश्चन सेल्फ से बनाते रहे। एक क्वेश्चन पढ़ें, 10 एक्स्ट्रा बनाएं, तभी एग्जाम क्रैक होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, सेकंड वाला, कि जो तानसेन है किसके दरबार में थे? ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल ही आते हैं, पर जो भी दिया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो तानसेन थे, आपने सुना होगा मुगल वंश। मुगल वंश, तो मुगल वंश के जो सबसे मेन राजा थे, मेन शासक थे, वो थे अकबर। क्योंकि सबसे ज्यादा शासन इन्होंने ही किया अकबर ने। अकबर ने किया है 1550 से लेकर 1605 तक। सबसे ज्यादा शासनकाल अकबर का रहा है मुगल वंश में। सबसे पहले आए थे बाबर, उन्होंने 4 युद्ध लड़े, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सबसे बलशाली या प्रतापी, इन्होंने हिंदुओं के बारे में बहुत कुछ किया, जैसे सती प्रथा
और जो कर जजिया कर थे उनको हटाया था। तो इस प्रकार से मुगल वंश के शासक थे अकबर, इन्होंने का शासन यह था। तो इनके दरबार में थे ये संगीतज्ञ, ये ध्रुपद पद के संगीतज्ञ थे, ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा तानसेन कौन थे, संगीतज्ञ थे, ध्रुपद पद के थे, ध्रुपद पद। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो तानसेन का मकबरा पड़ता है ग्वालियर में। ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, ये संभाग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है तानसेन मकबरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये ध्रुपद के संगीतज्ञ थे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है संघ सरकार, पॉलिटी से संघ सरकार, संघ सरकार। क्वेश्चन पूछा संघ सरकार, संघ सरकार के मंत्री प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण कौन करता है। तो जब ये सरकार बनती है ना, उसके बाद जो मेन रोल किसका रहता है देश में, राष्ट्रपति का। तो संघ सरकार में अपना पद ग्रहण कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और ये कौन से आर्टिकल में आता है राष्ट्रपति, यह आर्टिकल 52 में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा है राज्यपाल की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। जैसे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। उसका काम क्या रहता है, कोई भी प्रस्ताव पास होता है उस पर साइन करना और उस प्रस्ताव को पास करना। तो ये राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख। ऐसे ही यहाँ राज्य में चलता है, राज्य में क्या चलता है, मेन कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। वो प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के साइन हो जाएंगे और प्रस्ताव पास हो जाएगा, जो भी होगा वो। ऐसे ही देश में चलता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य का प्रमुख होता है। और राज्यपाल की एक ये होती है विशेषता है कि ये एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, एक से अधिक, एक से अधिक। जैसे एक राज्य का है तो ये 2 राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, 3 राज्यों का भी बन सकता है। ठीक है, एक से अधिक। इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसे शपथ पत्र दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जैसे उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा लॉर्ड डलहौजी या हड़प नीति। क्वेश्चन नंबर 5 हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू की। तो हड़प नीति थे एक अंग्रेज विक्टोरिया के थे, इंग्लैंड के। कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी कहाँ पे थे, इनका शासन कुछ 1843 से शुरू हुआ था, 48 से ये चला था 1857 तक, 56 तक। ठीक है, 56-57 तक चला था, जब झांसी की रानी थी उस समय की बात है। तो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने हड़प नीति। हड़प नीति क्या होती, जैसे यहाँ पर पहले रियासतें हुआ करती थी, पहले देश नहीं था, अलग अलग रियासतें थी, उनके राजा हुआ करते थे। तो ये जैसे विक्टोरिया इंग्लैंड से आए तो इन्होंने एक राजा से अपनी सलाह कर ली। तो उस राजा के सहारे जैसी पड़ोसी की रियासतें होती थी, उन राजाओं को दोनों को आपस में बढ़वा देते, युद्ध आक्रमण करवा देते। जो राजा उसमें पराजित होता था उसकी रियासत को ये हड़प लेते थे। इसलिए इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी। और ये लॉर्ड किस लिए लगाते थे आगे, क्योंकि ये भारत में अपने आप को एक भगवान का रूप देते थे, लोगों को भगवान। क्योंकि यहाँ ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये पढ़े लिखे थे। तो यहाँ के ये लोगों को भगवान का दर्जा यहाँ मानते थे और लोगों पर कार्य करवाते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी, और भी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और भी हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इस प्रकार से हुए थे। ठीक है, तो हड़प नीति किसने, लॉर्ड डलहौजी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है इसमें ज्वारभाटा। ज्वारभाटा, ज्वारभाटा किस कारण होता है। तो पहले देखो ज्वारभाटा होता क्या है। ज्वारभाटा होता है, जैसे आप लोगों ने समुद्र देखे होंगे, समुद्र और बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, तो उसमें लहरें होती हैं, लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना, नीचे गिरना। तो जैसे ही लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं तो उसे ज्वारभाटा कहते हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं तो इसे कहते हैं ज्वार, और नीचे गिरती हैं इसे कहते हैं भाटा।
और जिन दोनों को मिलाकर बना दिया गया ज्वार भाटा। तो समुद्र की लहरों का या झीलों की लहरों का या नदियों की लहरों का ऊपर उठना नीचे गिरना उसे कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार होता है ऊपर उठना और नीचे गिरना होता है भाटा। ठीक है, ये किस कारण होता है? ये होता है जो सूर्य होता है और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव होता है, उसके कारण संयुक्त प्रभाव। ठीक है, तो ये मेन इसका आंसर हो गया। ये इसके बारे में थी ज्वार भाटा क्या होता है। ठीक है, तो ये सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है इसमें कि प्रकाश वर्ष यूनिट है। ये पिछले भी प्रैक्टिस सेटों में देखा गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, क्योंकि इसमें प्रकाश शब्द है तो इससे आपको लगेगा कि ये प्रकाश का है या किसी ऊर्जा से संबंधित है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। ये इकाई है दूरी की, दूरी की इकाई। क्यों यह क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि प्रकाश वर्ष, इसमें प्रकाश लिखा है तो ऐसा लगता है ये लाइट से संबंधित होगा या किसी एनर्जी से संबंधित होगा, लेकिन ये इससे नहीं है, ये दूरी से। ये दूरी, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरियों को नापने के लिए। एक प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक भी होता है दूरी की इकाई, पारसेक और प्रकाश वर्ष। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछ लेता है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष इनकी यही विशेषता है, ये जैसे पृथ्वी से कई दूर है सूर्य के बीच की दूरी को नापने के लिए, या खगोलीय पिंड और भी है उनके बीच की दूरी को नापने के लिए इसका प्रकाश वर्ष या पारसेक के उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेमन पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा गया था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार, ये कौन देता है? क्वेश्चन ये पूछा है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन देता है? तो सर्वप्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार यह दिया जाता है समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। और सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1975 में। ठीक है, तो समाज सेवा के लिए दिया गया था 1975 में, प्रथम बार सबसे पहले दिया गया। रेमन मैग्सेस समाज सेवा के लिए दिया जाता है, जो व्यक्ति समाज के लिए उत्कृष्ट काम करता है उसके लिए यह दिया जाता है। ठीक है, अब यह कौन देता है? यह देता है फिलीपींस सरकार, फिलीपींस सरकार। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी है साउथ की त्रंबकम पहाड़ी है, उससे निकलती है कावेरी नदी। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के लिए है? कावेरी नदी जल विवाद पूछा है इसमें। तो कावेरी जल विवाद पूछा है। कावेरी कहाँ की? साउथ की एक अच्छी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और वृद्ध गंगा कैसे कहते हैं? क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। दक्षिण की गंगा तो कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा तो बनेगी कावेरी, और दक्षिण की गंगा गोदावरी। ठीक है, वृद्ध गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से? त्रंबकम पहाड़ी है, एक साउथ में पड़ती है, उससे निकलती है। तो कावेरी नदी जल विवाद किससे है? तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये इन दोनों राज्यों के बीच में जल विवाद चल रहा है कावेरी नदी का, क्योंकि इन दोनों राज्यों में ये नदी पाई जाती है, कुछ बॉर्डर भी शेयर करती है, इसलिए इन दोनों राज्यों की ये जल विवाद चल रहा है कावेरी नदी का। एक नदी कृष्णा नदी और है, इसका भी जल विवाद चल रहा है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का भी जल विवाद चल रहा है। कृष्णा नदी का जल विवाद चल रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये इन दोनों राज्यों के बीच चल रहा है कृष्णा नदी का, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखो एक तरीका है थोड़ा याद करने का, आपको समझ में आया तो कर लेना, मैंने तो ऐसे याद किए। जैसे कावेरी और का से कर्नाटक, का से कृष्णा, का से कर्नाटक, का दोनों में, तो का दोनों में आएगा कर्नाटक। ठीक है, कावेरी में कोई कटाक्षर नहीं है, तो तमिलनाडु में भी कोई कटाक्षर नहीं है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे किया है, शायद आप लोगों को समझ में आए। तो मैंने कावेरी नदी सिंपल नदी है, सीधे सीधे वर्ड है,
तो का से कर्नाटक तो रहेगा दोनों में, का से कर्नाटक, कृष्णा में भी का है कर्नाटक, ठीक है। इसमें कटाक्षर नहीं है तो तमिलनाडु। अब कृष्णा में कटाक्षर है तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, लास्ट क्वेश्चन है जीएस वाले पोर्शन का। इसमें दिया है रॉड लेवर, एक खिलाड़ी थे रॉड लेवर, रॉड लेवर, रॉड लेवर, इनका संबंध किस खेल से है? ये एक प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और इनका संबंध पूछा है किस खेल से है? तो इसका संबंध लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से रॉड लेवर, ये ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे स्पोर्ट्स वगैरह हम बताएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है 100% जीएस में, खेलों से प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं उनका किस खेल से है, और यह ट्रॉफी, ये ट्रॉफी किस खेल से है, ठीक है, किस खेल का दिया हुआ, ठीक है। रॉड लेवर ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 11 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ग्रैंड स्लैम लगातार इन्होंने 11 ग्रैंड स्लैम जोड़े जीते थे रॉड लेवर में, ठीक है। तो ये जीएस वाले पोर्शन थे, इनके कुछ क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हिंदी वाला पोर्शन है, उसको और देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी इतनी टफ, जीएस भी इसका टफ तो कुछ नहीं आता, आप लोग पढ़ लोगे तो आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, एक्स्ट्रा पढ़ते रहें, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ लेवल नहीं आता, ट्रेड है, ठीक है। तो अब देखते हैं हिंदी का, हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं हर वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 2 मुहावरे, 2-3 विलोम शब्द, कुछ पर्यायवाची, समानार्थक, वन वर्ड दिए हैं, ठीक है, फिलेंदा ब्लैंक है और अपोजिट वर्ड है। इस प्रकार से 2-2, 3-3 करके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रामर इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है फिलेंदा ब्लैंक से कि स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान, स्वतंत्रता के, यहाँ लिखा है, मैं आगे छोड़ दे रहा, स्वतंत्रता के उपरांत ज्ञान और विज्ञान, और विज्ञान, फिलेंदा ब्लैंक है, ज्ञान और विज्ञान में प्रगति हुई, में प्रगति हुई। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है ज्ञान और विज्ञान में प्रगति हुई, तो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, इससे क्या है, एक वाक्य संपूर्ण जो सही समान सही अर्थ वाला वाक्य बने उसमें फिल करना होता है, और ये आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं, सब रख के देख लो, जहां आपका सही अर्थ निकले वो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें अगला भी फिलेंदा ब्लैंक से है, ऐसा व्यक्ति, जिसे अपन मेहमान बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे आने की तिथि और समय कुछ भी नहीं पता हो, अचानक आपके घर पे आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति आता है आपके घर पे, उसे ना आप लोगों को पता है कौन आ रहा है, किस समय आ रहा है, किस डेट को आ रहा है, तो उस आदमी को क्या बोलते हैं? जो लोग बिना समय बिना तिथि के आता है उसे क्या बोलते हैं? तो अतिथि। जो बिना तिथि के आए, बिना समय पर आए, बिना समय के आए, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता हो, तो उसे अतिथि बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया समानार्थक, तो समानार्थक शाश्वत, तो शाश्वत का समानार्थक क्या होता है? इसका होता है चिरंतन, चिरंतन होता है शाश्वत का, ठीक है। अगला दिया है यही दिया है समानार्थी स्वच्छ, तो स्वच्छ का क्या होगा? निर्जल। स्वच्छ बोलते हैं जैसे एकदम साफ सुथरा हो तो उसे निर्जल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें पूछा है अपोजिट वर्ड पूछे हैं। पुण्य, पुण्य होता है जो पुण्य करते हैं, अपन पुण्य बोलते हैं देसी भाषा में, उसे बोलते हैं। पुण्य का अपोजिट क्या होगा? पाप, ठीक है। अविश्वास, अविश्वास जिस पर विश्वास ना हो उसे क्या बोलेंगे? इसका अपोजिट क्या होगा? विश्वास, ठीक है, अविश्वास का। अब 4 ऑप्शन दिए हैं 4, उसमें देखना है एक शुद्ध वाक्य है, 4 दिए गए हैं, एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो उसमें शुद्ध वाक्य देखना है। वो तो पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाएगा, जैसे मैं पढ़ देता हूँ, सुनना आप लोग ध्यान से। उसे कॉपी बनाना नहीं आता, ऑप्शन ये, उसे कॉपी बनानी नहीं आता, तो ये तो गलत है, उसे कॉपी बनानी नहीं आता, ऑप्शन बी गलत। उसे कॉपी बनाना नहीं आती, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसे कॉपी बनाना को नहीं आती, कॉपी बनाने को नहीं आती, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे कॉपी बनाना नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही यही क्वेश्चन दूसरा दिया है, इसमें भी एक सही दिया है, 3 गलत है, उसे देखना है। ऑप्शन ए, देश का सम्मान की रक्षा करो, देश का सम्मान की रक्षा करो, तो ये तो गलत, तो देश का सम्मान की रक्षा करो कोई मीन्स नहीं निकल रहा,
ऑप्शन बी देखो, देश के सम्मान की रक्षा करो, तो ये तो मीन्स फुल कर रहा है, देश के सम्मान की रक्षा करो। अगला है देश के सम्मान की, देश को रक्षा की सम्मान करो, ये तो गलती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, वन वर्ड दिया है चैन की बंसी बजाना, ये मुहावरा है। मुहावरा चैन की बंसी बजाना आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी चैन की बंसी बज रही है, तो इससे क्या हुआ, मौज लेना, एकांत में रह रहे हैं आराम से, मौज ले रहे हैं, तो चैन की बंसी बज रही है। हृदय सम्राट, ये लोकोक्ति और मुहावरे एक ही होते हैं, एक प्रकार से ही होते हैं, बट दिया होगा उसे ढाल के दूसरे शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है हृदय सम्राट, तो हृदय सम्राट कौन होता है, जो सभी के दिलों पर राज करे, तो वो सबका प्रिय होगा। हृदय सम्राट उसे कहते हैं सबका प्रिय या अत्यंत प्रिय, ठीक है। क्वेश्चन दिया है वन वर्ड से, वन वर्ड से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए वन वर्ड से, कि किसी की सहायता करने वाला, कोई व्यक्ति है उसकी सहायता करने वाला कौन होगा, सहायक, आप लोगों को पता होगा, हेल्पर बोलते हैं सहायक, ठीक है। तेज चलने वाला, तेज चलने वाला होता है, इसमें पूछा वन वर्ड तेज चलने वाला, तो एक तो गतिशील, गतिशील नहीं होगा, तेज चलने वाला होता है द्रुतगामी, द्रुत माने होता है तेज, गामी माने चलना, तो तेज चलना द्रुतगामी। क्योंकि हिंदी आप लोगों को लगती होगी कि सिंपल है, लेकिन हिंदी इंग्लिश से टफ पड़ती है, क्योंकि इसके वर्ड इतने ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको अपन लोगों को समझना ही कठिन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है हिंदी पोर्शन का, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, जिसे कोई स्वार्थ नहीं हो, दूसरों के हित के लिए कार्य करे, तो उसे क्या बोलते हैं, निस्वार्थी। तो ये थे अपना हिंदी वाला पोर्शन, जीएस वाला पोर्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट देखते रहें यदि आप लोगों को पेपर एग्जाम क्रैक करना है तो, और थोड़ा भी पढ़ते रहें, एक्स्ट्रा से भी पढ़ते रहें, ठीक है, बेसिक क्लास भी चल रही है उनको भी देखते रहें। तो इस प्रकार यह हिंदी और जीएस वाला पोर्शन है, इसके बाद विष्णु सर आएंगे और अपना रीजनिंग और मैथ क्लियर कराएंगे। और जो भी आप लोगों को डाउट हो, या तो क्लास के बारे में या भी और सब्जेक्ट के बारे में, या क्लास की ज़रूरत हो, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, तो आपकी कमी को हम पूरा करेंगे। सो थैंक यू, देखते रहें क्लास को। हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमारी रीजनिंग और वो बोलते क्या जीएस एंड और हिंदी का उसमें हो चुका है, अब इसमें आगे ठीक है। तो इसमें हमारा जो जीएस वाला एंड हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड इसमें अब देखेंगे हम रीजनिंग से, और रीजनिंग मैथ को इसमें देखेंगे, अब करेंगे, ये वाला रह गया है। तो रीजनिंग पोर्शन में सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चंस दिया है हमें, फर्स्ट वाला कि निम्नलिखित प्रश्न में से उसे चुनिए जो कि अन्य विकल्पों से भिन्न है। विकल्पों से भिन्न। इससे पहले जो हमने हर एक सेट कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चंस मतलब 3 क्वेश्चन देता है इसमें, और उसमें से जो भिन्न बताना होता है जो कि डिफरेंट होता है सबसे, उसको जो हमें आउट करना होता है इसमें आंसर को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसमें दिया है कि इसमें ऑप्शन दिए हैं 1 वाले में हमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 54 to 29, बी वाला दिया है इसमें 34 to 19, सी वाला दिया है 42 से 23, और डी वाला दिया है हमें 62 30, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, और नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है हाथी दरियाई घोड़ा, ए वाला दिया है हाथी, बी वाला दरियाई घोड़ा, सी वाला दिया है इसमें जिराफ, और डी वाला दिया है बाघ। एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है ये वाला DFI, बी वाला ऑप्शन है हमारा MOQ, सी वाला ऑप्शन है SUX, और डी वाला दिया है इसमें W/, यानी कि हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से हमें ऑप्शन दिए इसमें डायरेक्ट, और इसका जो एक
जो मतलब एक ऑप्शन होगा वो गलत है उसको हमें आउट करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट है जिसको हम आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखा कि फर्स्ट में दिया है कि इसमें दे रहा है ए वाले ऑप्शन में 54 से हमें 29, 54 से कितनी दे रहा है इसमें 29, और सेकंड वाला 34 से 19, और सी वाला दिया है 42 से 23, और डी वाला दिया है 62 से 22। तो क्या करेंगे इसमें, जब फर्स्ट वाला हमने देखा तो ये कैसे बन रहा है, सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें कि 14 में से 9 गई तो 5, और 5 में से 3 गई तो 2, और इसका क्या बनेगा, इसको 25 जोड़ेंगे तो 34 हो रहा है, 25 34 से, यानी 19 में से 5 बची, 2 हो गई, 15 हो रहा है। इसको देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 12 में से 3 तो 9, और ये हो गई 3 19, और डी वाला कितना बन रहा है इसमें 30, यानी कि इसका कोई भी मतलब इसमें कोई भी मीन्स नहीं लिखा था इससे कि 30, 19, 15 और 25 हो रहा है, तो इसको हटाओ, इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसमें देखेंगे हम सेकंड मेथड इसमें लगाएंगे। जब फर्स्ट पार्ट को, जब हम ये वाला पार्ट है इसको इंटू करें 2 से -4 करें, यानी कि पहले इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितने आएंगे, 2 नंबर 18 की 8, 800 की 1, 2 2 4 1 5, यानी कि 58, हमें कितना मिल रहा है 54, तो इसमें से -4 करेंगे तो आ गया कितना 54, ठीक है। ऑप्शन बी देखा तो 19 का दुगना किया हमने, 19 दूनी 38, और इसमें से -4 दिया तो कितने आगे निकल के हमारे 34 आ रहा है। ऐसे ही इसको करेंगे 23 को 2 से इंटू तो कितना आ रहा है 40, और 40 में से -4 करेंगे तो 42 आ रहा है, ये भी आ रहा है। ऐसे डी वाले को करेंगे 32 से 2 तो कितना आ रहा है 64, तो 64 में से 4 घटाएं तो कितने बचेंगे 7, जबकि वहाँ पर कितना दिया है 62। तो ऑप्शन नंबर डी में कितना, जो हमारा जो अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा डिफरेंस दिया है इसमें 60 से लेकर 62 होना था, वो उसकी जगह दिया गया हमें 62, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ और बाघ, इनमें अलग क्या है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट बता देते हैं, हाथी क्या होता है हमारा शाकाहारी होता है, दरियाई घोड़ा शाकाहारी, और जिराफ भी शाकाहारी होता है, और बाघ क्या होता है मांसाहारी, तो ये अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा में, ऑप्शन दिया है इसमें कि DFI MOQ SUX और WY B, यानी कि ये कैसे बन रहे हैं, डी से मिलाएंगे तो DEFGHI, यानी +2 +3, MNOPQR, यहाँ पर क्या होना था, +2 हो रहा था, INOPQ, और इसमें देखो STUVWS, यानी +3 हो रहा है यहाँ पर कितना हो रहा है +2, और यहाँ पर W से Y +2 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है +2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है हमारा, इसमें +2 दे रहा है, जबकि +2 +3 होना था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आउट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ECATS को SACTE लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके ऊपर नंबर अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5, और जिस हिसाब से इसमें अरेंज हो रहा है 5 आ रहा है पहले, फिर आ रहा है इसमें 3, और फिर आ रहा है हमारा C2, और T कितने पर 4 पर, और E कितने पर 1 पर, यानी कि 53 241। तो इसको ऐसे ही अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5, तो 53, यानी कि 5 पर क्या दिया है हमारा E, और 3 पर क्या दिया है R, और 2 पर क्या दिया है H, और 4 पर क्या दिया है इसमें E, और 5 पर क्या दिया, और 1 पर क्या दिया है इसमें T, यानी कि 3 का कोड क्या हुआ ERHT ERHET, ठीक है। इस तरह से इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न को सार्थक क्रम में लिखिए, पेट, दांत, कंठ और जीवा, यानी कि जीभ। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे दांत को अरेंज करेंगे। पहले दांत ऊपर से शुरुआत करते हैं, यानी कि दांत 2, और फिर क्या है, फिर दांत में जीवा अंदर, यानी कि 4, फिर इसके बाद कंठ हमारा 3,
और लास्ट में क्या है नीचे हमारा पे यानी कि 1। इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा ऑर्डर लिखने के लिए 2 4 3 1, ठीक है। यानी कि इसके लिए सबसे पहले हमारे दांत, फिर जीवा, फिर कंठ, फिर पे, और ये नंबर वाले जो कोड वाले हैं उसको इस तरह से अरेंज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। यानी कि ये अरेंज करने वाले क्वेश्चन ये हर एक साइड में दिए जा रहा है इसको, तो ये इसके लिए मोस्ट है। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे कि हम इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करके देखते हैं कि बी ए बी, यानी क्या बन रहा है बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो गया। अगर ये नहीं यहाँ पर ए वाला करेक्ट नहीं होता तो इससे बी को भी देखते हैं, इसमें सी को, फिर डी को, ऐसे इसमें अरेंज करते हुए इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए शुरुआत में दिया है तो वो पहले ही हो गया इसमें अरेंज करने के साथ ही कि इसका जो बन रहा है बेस जो बन रहा है इसका, तो क्या बन रहा है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से ऐसे कितने तीन हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। यानी कि पहले तो विषम है और बाद में कितनी सम संख्या है। यानी कि ये जहाँ पर ये 47 आगे दिया था इसमें दिख नहीं रहा था, उसकी वजह से इसको नीचे रख दिया है। ऐसे तीन देखने हैं, तीन जिसके कि पहले विषम तथा बाद में सम, यानी एक तो जरा पहले विषम है एक और जो है दो सम हो गया, फिर एक और तीन देगा पहले इसमें नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, एक तो ये हो गया। अब इसको देखा पहले विषम बाद में सम नहीं है, यहाँ पर पहले विषम बाद में सम है, एक ये हो गया। फिर देखा पहले विषम बाद में सम, ये भी हो गया, ठीक है। पहले विषम बाद में सम नहीं है, यहाँ पर हटाओ इसको, पहले विषम बाद में सम एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी कितने ऐसे तीन है जिसमें कि पहले विषम और बाद में सम है, 1 2 3 और 4। तो यानी कि 4 ऐसे तीन है जिनके कि पहले तो इसमें सम, पहले विषम है तथा इसके बाद में सम है, ठीक है। आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए क्या मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन या तो फिर कॉलम में देखते हैं या फिर रो में देखते हैं, इस तरह से या तो ऐड करके डिवाइडेड हो रहा होगा या फिर गुणा करके या सभी जोड़ के आने वाला बन रहा होगा, या ऐसे ही कॉलम में ऐसे इसको रो में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि 8 4 से, सबसे पहले हमने रो में देखा ऐसे, तो 8 4 से क्या बन रहा है 3, और 27 9 से क्या बन रहा है 9, और तो 38 8 से क्या बनेगा। तो इसमें देखा कि 8 + 4 किया हमने तो कितने आगे 12, और इसको 4 से डिवाइडेड किया तो कितने आगे निकल के 3, यानी कि 3 सही है। बी वाले को जब हम देखेंगे तो बी वाला 27 + 9 किया तो कितने आगे निकल के हमारे 36, तो 36 को 4 से डिवाइडेड किया तो कितने आगे निकल के 9, 4 9 36, यानी कि 9 सही है ये भी। तो लास्ट देखेंगे कि 38 + 6 करेंगे तो कितना आगे निकल के 38 और 6 8 से 14 होते 44, ठीक है। इसको 4 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 11 होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है 11, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अगर ये कॉलम में नहीं होता तो फिर इसको रो में देखते, डिवाइड करके यहाँ पर दिया है 4 से डिवाइड कर रहा है, पहले ऐड कर रहा है, फिर आफ्टर दैट इसको डिवाइड कर रहा है इसमें। अगर इसमें डिवाइड ना करते हुए इसको इसका मल्टीप्लाई करता तो फिर मल्टीप्लाई से देखते इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि पी क्यू आर तथा एस 4 मित्र हैं, कोई 4 मित्र है पी क्यू आर एस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। पी लंबा है आर से, यानी कि पी जो लंबा है ऐसे देखेंगे, जो पी है वो किससे लंबा है आर से, ठीक है। आर से लंबा पी हो गया तो इसमें देख फिर क्या बोल रहा है वो क्यू छोटा है एस से, यानी कि क्यू छोटा है, सब एस को यहाँ पर किया हमने एस, और जिससे क्या है क्यू छोटा है इससे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो क्यू छोटा है एस से, आर लंबा है एस से, यानी कि आर जो लंबा है वो किससे है एस से, तो इसके लिए क्या है और पी क्या है पी आर से भी लंबा है, तो यहाँ पर आर होगा जो कि एस से लंबा है, तो पी क्या एस से भी बड़ा है पी, इसको यहाँ से हटा देंगे, रिमूव करा है यहाँ से, इसको रिमूव करेंगे तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या हो जाए इसमें क्यू, यानी कि क्यू है वो सबसे छोटा है और जो पी है वो सबसे बड़ा है। तो हमें इसमें क्या पूछा है सबसे छोटा पूछा है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें।
ठीक है, इसी के साथ हमारा रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन दिया है। डायरेक्शन वाला है कि दीपक दक्षिण की ओर 7 मीटर चलता है, 60 मीटर दक्षिण में चल रहा है, और बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वो अपनी बाईं मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो अब वो किस दिशा में है। ठीक है, तो दक्षिण वाला किधर मानेंगे हम, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन मानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो क्या है वो 60 मीटर क्या चल रहा है, दक्षिण में चला वो 60 यानी कि ऐसे वो हो गया। तो वो क्या है कि बाईं, ये मतलब लेफ्ट में मुड़कर वो 30 मीटर चला के लेफ्ट उसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि इधर में चलेगा, वो इधर को मुड़ करके चल रहा है, तो इसका क्या लेफ्ट, यानी कि बाईं वाला जो हाथ होगा वो कितना होगा, इधर की तरफ होगा, तो इधर कितना चलेगा 30 मीटर इधर चला, और फिर क्या वो ऐसे हो गया। तो फिर क्या अब वो अपनी बाईं मुड़कर यानी कि फिर लेफ्ट में मुड़ रहा है और 40 मीटर चल रहा है, यहाँ पर मुड़कर वो कितना चल रहा है 40 मीटर। तब पूछ रहे हैं कि अब वो किस दिशा में है, तो क्या है वो दक्षिण में, इधर दक्षिण है हमारी, इधर पूर्व है हमारी, उत्तर की, तो इधर क्या है हमारी पश्चिम। तो अब पूछ रहा है वो किस दिशा में, यहाँ पर है वो, तो यहाँ पर ये किस दिशा में आ गया, ये उत्तर दिशा में। तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में। तो वो लास्ट में कहाँ पर होगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा इसका आंसर होगा। इसी के साथ रीजनिंग वाला पोर्शन इसी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे मैथ पोर्शन से जो क्वेश्चन दिए हैं उनको। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैथ पोर्शन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनमें से 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसको बताना है हमें, यानी कि कुछ आदमी, हमने माना कि आदमी वो कितने हैं, एक्स है, यानी कि एक्स आदमी एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि उनमें से 2 गुना आदमी यानी कि 2x, हमने आदमी कितने माने थे, x, यानी 2 गुने आदमी उस काम को, आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 1/2 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यानी कि x आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 2x आदमी यानी कि 12x हो जाएगा, कितना 12x हो गया, ये x आदमी के काम को 12x हो गया, 12 आदमी का काम, और 2 आदमी मतलब दुगने आदमी से इसको डिवाइडेड करेंगे, दुगने आदमी उस दिन को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इनटू आधा काम है तो आधे से इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुने आदमी इसको मतलब दुगने आदमी लेंगे तो इसको आदमी आधे काम को कितने दिनों में करें, आधे काम के लिए इसमें इंटू किया, और दुगने आदमी है यानी कि 12 से दुगने हैं तो 2 से इसको डिवाइडेड करेंगे, x से x को काटा, 2 छक्के 12 और 2 3 6, यानी कि निकल के कितने आ गए, यानी कि 3 दिन, यानी कि जो आदमी 2 गुने आदमी करते जाएंगे तो उस आधे काम को वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 3 दिन में। ठीक है, 2 गुने आदमी कर दिए जाएंगे तो उस आदमी मतलब उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 3 दिनों में। ठीक है, आई होप कि अच्छी तरह समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, जो मूल्य है वो 40% अधिक, और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसका निकालेंगे सबसे पहले विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य निकालेंगे। हमने मानी कि वस्तु का जो सीपी से 40% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि उसका सीपी कितना माना हमने, सीपी उसका मान 100 रुपए। ठीक है, 40% अधिक कर रहा है तो 100 रुपए इंटू 40% अधिक कर रहा है तो 140/100 इंटू, और 15% छूट दे रहा है तो 100 में से 15% छूट दे रहा है तो कितना बचे, 85/100, इसको निकाला तो कितना हो गया इसमें हमारा 100 से 100 2 जीरो गई, 1 जीरो से जे गई, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 इसको 5 5 5 7 35, 2 से इसको का 2 7 14, कितना आ गया 17 7 119, यानी कि 119 इसका विक्रय मूल्य निकल के आ गया। उसका लाभ प्रतिशत लगाना है, तो लाभ लगाने के लिए क्या कर रहे थे कि हम लाभ बराबर एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, यानी कि 119 में से 100 को घटाया तो कितना आ गया निकल के हमारा 19, यानी कि जो 19% होगा, यानी कि 19 निकल के आ गया उसका लाभ। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 19 लाभ निकला है, 100 सीपी कितना था 100 इंटू 100% निकालने के लिए 0 से 0 काटा, कितना आ गया 19%, यानी कि उसका लाभ होगा वो कितना होगा 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1000 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए जिससे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि हम देखेंगे सबसे पहले हम 10 को ऐड करेंगे इसमें कि 1000
10 कोई पूर्ण वर्ग होता है किसी का? नहीं होता है। बी वाला देखा 1018, ये होता है? ये भी नहीं होता है। सी वाला देखेंगे तो सी वाला की 1024 होता है किसका? 32 का। 32 गुणा 32 करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 दूनी 6, 3 9, यानी कि 4 6 6 12 की 2, हासिल की 1 और 10, यानी कि 10 24 किसका वर्ग होता है? 32 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अब इसमें, सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये वाला। तो सबसे पहले इसको ना करते हुए हम इसको पहले करेंगे, क्योंकि इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए तो इसको बिटाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दिया है तो संख्या का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या हमें इसमें बतानी है, यानी कि माना संख्या x है, माना संख्या क्या है हमारी x। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है हमें? 4:7, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 4x और 7x। अगर दोनों में हम क्या 4 की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 4x में +4 की वृद्धि कर रहे हैं और 7x में भी +4 की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? 3:5, यानी कि 3:3/5 ये हो जाता है इसका। तो हमें x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बताना है, तो वो बताएंगे हम बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले इसके इंटू करेंगे, तो इसमें किया का 20x + के 20 बराबर 21x + के 12 और ये 20 12 इधर आया तो माइनस का, और इधर ये 21 20x गया तो माइनस का, यानी कि इसमें से एक x बचा और x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई? 8 को जब इससे इंटू किया तो हमने तो कितना आ गया? 32। एक संख्या हमारी 32 है, एक 8 7 56 है, यानी कि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 56 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 32, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से डील करेंगे। अब हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है तो इसको हम निकाल देते हैं। इसके लिए क्वेश्चन दिया है कि इसका वर्गमूल क्या हो, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा हमारा कि 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 बट्टे में दिया हमें 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। सबसे पहले हमने पॉइंट दिखाया कि 3.3 संख्याओं के बाद पॉइंट यहाँ पर दिया है, तो 3 संख्याओं के बाद कहाँ पर दिया है पॉइंट इसमें हमारा, यानी कि 3 जो हो जाएंगी हमारी और 3 जो हो जाएंगी 6 और 3 जो वाली होगी 9, यानी कि 9 संख्याओं के बाद पॉइंट हमारा हट जाएगा। और जो नहीं होगा तो इसमें टोटल कितनी है? 4 4 8 1 9, यानी कि सभी पॉइंट हट जाएंगे इससे, सभी पॉइंट हमारे पॉइंटों से हट गए। अब हमने इसमें कहा है इसमें क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको क्या करेंगे? काटेंगे हम। तो काटेंगे कैसे? कि इसको 2 से देखेंगे तो 2 से इसको काटा हमने, 4 से काटेंगे तो 4 1 4 4 4 24 4 4 24, इसको काटा हमने 4 से 4 32 4 1 4 81 हो गया। तो 81 ये हो गया हमारा 289 जो है ये वाला। तो इसको हम काटेंगे किससे कट रहा है? 289 13 से, तो 13 से फिर कौन सी माना कर रहा है इसने? 13 दूनी 26, 13 की 39 और इसमें कितना बचेगा हमारा? 39 करने के बाद 7 तो 72, 13 पहिया 65 और कितना बचा? 7 यानी कि 13 से ये भी नहीं कट रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको देखा हमने तो ये 9 से कट रहा है, 29 इसको देखेंगे 9 से, 9 8 72 9 1 9 ये कट रहा है, 9 9 81 9 8 72 9 1 9 81 से ये 81 काट दी तो ऊपर क्या बचा हमारा? ये वाला। तो इसको देखेंगे तो ये वाली कट रही है वैल्यू हमारी, ये किससे कि 46 क्या बच रहा है हमारा इसमें? 46 ऊपर 24 इंटू 9 बटे 15625 इंटू 289 ये बच रहा है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा x का अंडरूट निकालना है। अंडरूट निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर, 13 इसको, और 15625 को क्या लिख सकते हैं हम? यानी कि 15625 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 15625 के हमने इसको हम काटेंगे तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 6 के 150 होते हैं, तो 150 बाद ये चला गया 25 इसमें, तो कितने बचे यहाँ से? 6 और 6 तो 62 होगी, 25 दूनी 50 और 25 नम्मा
हाँ 25 नंबर कितने बचे, 12 इसमें से बचे तो 125 हो गया, और 25 पहिया 125, ठीक है। इसको फिर करेंगे 25 से, तो क्या हो जाएगा, 25 से 25 दूनी 50, 25 का कट जाएगा, 25 से 25, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 का स्क्वायर इंटू 25, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे 40 24 को, तो इसको भी देख लेंगे 40 24 को जब हम करेंगे 40 24 कि किसके वर्ग के इक्वल होता है हमारा, यानी कि इसमें हमारा 40 का गुना होता है 0 0 या 1600, ठीक है। तो ये हमारा होगा समथिंग, इसको देख लेंगे करके, 2 दूनी 4 2 ती 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से फिर इसको करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 10 2 छक 12, इसको फिर करें 2 10 2 7 14 2 8 16, ठीक है। फिर इसको किया 2 दूनी 4 2 8 16 2 9 18, ठीक है, 289 आ गया, यानी कि 2 2 के 2 पेयर बने, 2 के 2 के, तो इसके क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, ठीक, 289 आ रहा है। यानी कि देखा तो 17 का स्क्वायर से यहाँ से ये कट रहा है, इसको काट दिया हमने, एंड जो इसमें फिर क्या बचा हमारा, एक तो 3 का स्क्वायर बाहर निकल के आ गया, तो किसमें से एक 2 आ गया, एक 2 इसमें से निकल के आ गया, इसमें से, ठीक है। इसमें से 3 की स्क्वायर है जो 3 इसमें से निकल के आ गया, अपॉन 25 एक इसमें से आ गया, 25 का स्क्वायर है तो एक बार 25 आ गया निकल के, और ये 5 का स्क्वायर है तो 5 इसमें से निकल के आ गया, तो इसका मान जो निकलेगा वो लास्ट में कितना आ गया हमारा निकल के, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 25 पहिया 125, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ गया, वो क्या आ गया निकल के हमारा 12/125 वर्गमूल, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बड़े हो जाते हैं बट इसको डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि एक आदमी 13 वस्तुएं 70 रुपए दाम वाली खरीदी और 15 वस्तुएं उसने 60 रुपए दाम वाली खरीदी और 12 वस्तुएं उसने 65 रुपए दाम वाली खरीदी, तो उसका जो औसत दाम है वो निकालना है इसको। तो क्या करेंगे हम, औसत निकालते हैं जब, एवरेज यानी कि औसत निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुओं का और दाम से इंटू करेंगे और ऐड करेंगे। 13 गुणा 70 वाली खरीदी उसने, प्लस 15 वस्तु उसने 60 रुपए वाली खरीदी, प्लस 12 वस्तु उसने 65 रुपए वाली खरीदी। टोटल वस्तु कितनी थी हमारी, 13 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है। इसको जब इंटू किया उसने तो कितना आ गया निकल के उसका, 13 7 91 यानी कि 910 प्लस 15 6 90 900 प्लस इसको करें 12 5 60 की 0 12 6 72 और 6 78 यानी कि 780 बट्टी ये कितने हो गए 15 और 15 30, ऐड किया तो क्या आ गया 0 9 9 9 18 18 तो 20 तो 25, इसका ये निकल के आ गया बटे 0 0 से 0 काटा, इसको काटा हमने 63 24 एक बचा 18 दशमलव यानी कि 86 दशमलव, तो फिर कितना होगा 10 3 तरक 9 3 तरक 9 ऐसे चलाया, यानी 86.3 जो इसका एवरेज होगा वो क्या आ गया निकल के उसका 86.3 के समथिंग, ठीक है। यानी कि 13 वस्तुएं, औसत दाम बताना है इसमें। तो औसत दाम के लिए हम क्या कर रहे थे इसमें, तो सबसे पहले इसको इस तरह से हम देखेंगे, यानी कि 65 किया इसको 12 5 60 0 12 6 72 6 78, ठीक है। 15 6 90 13 7 910 0 आ गया निकल के, और 8 1 9 9 9 18 20 5 25, ठीक है। यानी कि जो उसका औसत आगे निकल के कितना आ गया 86.3, ठीक है। नेक्स्ट दिया 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर 7 क्रमांक संख्याओं का औसत है, यानी कि औसत निकालेंगे हम, तो औसत के लिए क्या होगा, जब औसत इसका क्या है सम निकल रहा है, सम निकल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम में जब हम इस तरह के क्वेश्चन देखो, नंबर सिस्टम चल रहा है जो उसको मैं क्या बेसिक से कराऊँ बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको देखो जाके, तो उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से समझाना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या दे रहा है कि क्रमांक संख्याओं का जो औसत है 20 है, यानी कि एवरेज जब 20 निकलेगा, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या होगी, ऑड होगी, यानी कि ऑड वैल्यू को जोड़कर हम 2 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा समी संख्या तो आएगी, यानी कि 20 20 क्या है सम,
तो पूछ रहा है औसत 20 है, यानी कि 20 औसत है, तो इसकी पहली संख्या क्या होगी? 7 की क्रमांक 3, 3 क्या होगी? ऑड होगी, ठीक है। तो 3 3 दिए हुए तो प्लस की 3 कर देंगे इसमें, तो कितनी आएगी निकल के? 23, यानी कि उस संख्या की सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी? 23, मतलब 23 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें अब, सो ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% छूट से एक आदमी 80 रुपए लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। तो क्या है, तो उसके लिए जो पुस्तक के लिए उसको कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। यानी कि पेन खरीद सकता नहीं है, यहाँ पर पुस्तक खरीद सकता है, ठीक है। तो क्या दे रहा है वो, तो हम निकालेंगे कि भुगतान कितना करे उसे करना होगा, ठीक है। तो 100 रुपए की वस्तु थी कुल, यानी कि वस्तु का हमने मूल्य माना, जो वो मूल्य है उसके लिए हमने क्या माना था? वस्तु का मूल्य x, जो भुगतान कर रहा है उसको, ठीक है। तो उसको 16% की छूट दी, यानी कि 16% की छूट दी कितने पे? 100 रुपए। तो उसको जो लागत थी उसने कितने में खरीद ली? 80 रुपए लागत वाले में खरीद ली, इनटू 16 पहिया 80, जो x का मान निकल के कितना आ गया? 500। यानी कि लागत जो 500 है टोटल, और उसने 80 रुपए लागत पुस्तक खरीद रहे छूट देने के बाद, यानी कि x का जो मान होगा वो 500 में से 80 घटा देंगे, तो इसमें से एक्यूरेट निकल के आएगा, यानी कि 420। यानी कि उस वस्तु के लिए जो उसने जो भुगतान किया होगा वो कितना किया होगा? 420 रुपये, यानी कि 80 रुपये उसने छूट लेने के बाद उसने पुस्तक को खरीदा। टोटल पुस्तक के जो मूल्य कर रहा था 500 रुपये, उसमें से 80 रुपये उसमें घटाने के बाद कितना आ गया? 420। सो ऑप्शन नंबर इसका जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा कि अगर इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है इंटू और हर साल कितने की? 5% की हानि हो रही है टोटल, यानी 100% में से 5% की हानि हो रही है। फॉर्म में कितनी? टोटल 100। 2 वर्ष के लिए 2 से इसको हमने इसको स्क्वायर किया, तो 2 लाख रुपए क्या आ गया निकल के? 95/100 इंटू 95/100, क्या है? 4 जीरो कट गई, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 थी, तो क्या बचा? 20 इंटू 95 गुणा 95 किया तो कितना आ गया निकल के हमारा? 55 25 की 5 आंसू 2 5 45 40 47, इसको करेंगे 9 पहिया 45 की 5 आंसू की 4 नंबर 81 4 85, ऐड करेंगे 5 7 5 5 12 की 2 हासिल की 1 5 5 10 की 0 हासिल की 1 9, और 9,025 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 9,025 का दूना क्या हो जाएगा? 18,050। 9,000 का कितना हो जाएगा? 18,050, ठीक है। और उसको 1 जीरो बढ़ानी है तो 1 जीरो, यानी कि उसका मूल्य निकलेगा 1,80,500 रुपए। जो उसका मूल्य बचेगा वो कितना बचेगा? जो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा वो कितना होगा? 1,80,500 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें कि कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी, यानी कौन सी राशि है वो ऐसी? यानी कि सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें मतलब इसकी रेट का पता होना चाहिए, यानी कि दर का। दर के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है A2 - A1/A1 × 100, यानी कि जब वर्ष एक का अंतर हो, यानी कि 1 वर्ष का अंतर हो उसमें, तब उसको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे गया है कि सब 676 हो रही है, कितनी? 650 की अपॉन में 650 × 100, तो क्या निकल के आया? 16, यानी कि 26 10 पे 66 6 26 बट्टे 65 650 जीरो से जीरो इसको काटा 16 13 दूनी 26 13 पे 65 इसको काटा 5 दूनी 4, यानी कि 4% निकल के आगे होता है, ठीक है। और जो वस्तु की कीमत है वो कितनी? 650 रुपये। अब दे रहा है कि 650 रुपये की वस्तु को 4% की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज लगा दो, तो कितना हो गया? 25 ये निकल के आ गया, यानी कि 25 ये आ गया 4 से निकल के। अब इसको 25 से काटा, 25 दूनी 50 25 छक्के 150, यानी कि 25 दूनी 50, 15 बचा इसमें से
25 छक्के 150, यानी कि 150 रुपया ब्याज आ गया उसका, रुपए निकल के। तो अब क्या देखेंगे उसमें, हमारा दे रहा है कि 150 रुपये ब्याज है, वो निकल के आ गया। हमें वस्तु की कीमत बतानी है कौन सी इससे पहले 1 वर्ष पहले थी, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हमारा 150 आ गया निकल के। 650 में से हमने वस्तु की कीमत में से 150 घटा दिए तो क्या आ गया निकल के हमारे 500 रुपये। यानी कि जो प्रेजेंट उस टाइम पे जो वस्तु की कीमत शुरुआत में कितनी थी 500, उसमें 4% का 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए ब्याज लगाया जब हमने CI, तो वो राशि लास्ट में कितनी हो गई थी 670। ठीक है, 676 निकल के आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 18 वस्तुओं का CP, यानी कि 18 CP बराबर है 16 वस्तुओं की SP। तो हमें बताना है इसमें लाभ प्रतिशत इसका क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है इसमें ये 18 वस्तुओं का CP बराबर है 16 वस्तुओं के SP के। तो यानी कि SP 18 था, CP अपॉन SP लिखा, 16/18 आ गया, यानी कि कितने बढ़ रहे हैं 2 रुपये, यानी कि 16 की वस्तु को 18 में बेच रहा है, बट्टे CP इंटू 100। इसको डिवाइड किया तो 2 8 16, अब इसको फिर करें 4 दूनी 8 25 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 12 सही 1/2%। क्या होगा, उसको जो लाभ प्रतिशत उसका निकल के आ गया वो कितना आ गया 12 सही 1/2%। यदि इस वस्तु 18 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर है तो हमें लाभ परसेंट कितना होगा हमारा 12.5%। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मैथ वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में और ग्रुप में डालो, जिससे कि और भी इस वीडियो को देख सकें। और जो CRPF के लिए जो प्रेफरिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट मिलेगा ही, एंड जो आर्मी के लिए GD और टेक्निकल के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी इससे बेनिफिट होगा। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और क्वेश्चंस को अपने जो देख रहा है तो क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस आगे मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें जो कि हर एक साइड में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि मतलब CRPF के लिए जो लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप प्रयास करो तो। ठीक है, तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। तो वीडियो को देखो और अपने क्वेश्चंस एंड डाउट्स को क्लियर करो। सो थैंक यू और